हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो आज के इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या यूं कहें कि भारत में यूरोपियंस का आगमन। चूंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और काफी जल्दी एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो इसको ध्यान में रख के हमने इस टॉपिक को लिया है, जिसमें कि हमने एक बहुत ही क्रिस्प में, बहुत ही छोटे में हम लोग कोशिश की है कि सारे के सारे चीजों को अच्छे डिटेल में समझा सके आपको। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो शुरुआत होती है, जो यूरोपियंस है उनका शुरुआत जो होता है उनका भारत में आने का, वो होता है वास्को डिगामा के साथ। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि वास्को डिगामा जो है वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए 1498 में पहली बार भारत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा पहली बार भारत आते हैं। वो आते कहां है? वो आते हैं कालीकट में। कालीकट केरल के आसपास एक जगह है, जहां उस टाइम पर राजा जो था वहां का, वो जमोरिन था। उस वक्त जब केप ऑफ गुड होप से वो आ रहे थे, तो उस टाइम पे उन्हें गुजराती गाइड एक मिलते हैं, जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने उनकी सहायता की थी और वहां से उनको लेकर फिर वो कालीकट तक आए थे। अब पोर्तुगीज में हमने ये देखा कि ये आए, उसके बाद क्या होता है, जब 2 साल 3 साल वो यहाँ रहते हैं, और उसके बाद यहाँ से जब वो यूरोप जाते हैं, अपने देश जाते हैं पुर्तगाल, तो वहां पर काफी ज्यादा व्याख्या करते हैं इंडिया का, इस तरीके से कि यहाँ पर काफी ज्यादा उन्नत है लोग, काफी विकसित है यहाँ पर लोग, अपने अपने काफी धनी है यहाँ पर लोग। तो इसको देख के व्यापार की दृष्टि से काफी ज्यादा वहां पर लोग उनको अट्रैक्ट करता है इंडिया, जिसके कारण से वो 1502 में वापस आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वापस आते हैं इंडिया की तरफ, और उसके बाद से पुर्तगालियों का भारत में आने जाना लगातार होने लगता है। जिसके बाद 1503 में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है कोचीन में। कोचीन जो एरिया है, उस टाइम पे उनका कैपिटल भी हुआ करता था, उसके बाद वो कैपिटल बन गया वहां पर। फिर दूसरी को फैक्ट्री तुरंत उसके बाद कन्नूर में करते हैं 1503 में ही। अब जब फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो उसके बाद वहां पर पुर्तगालियों द्वारा वहां पर गवर्नर्स को भेजा जाना शुरू कर दिया गया। गवर्नर्स में पहले गवर्नर जो आते हैं उनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये थे यहाँ इंडिया में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर, जिन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियन ओशन है उस पे पुर्तगालियों का एकमात्र अधिकार रहे, इसको लेकर उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिनको रियल फांटर भी कहा जाता है पुर्तगालियों का। क्योंकि जब ये गवर्नर बनकर आए थे, तो इन्होंने क्या किया था कि भारत में पुर्तगालियों का जो है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों को एक तरह से प्रोत्साहित किया था कि यहाँ की महिलाओं के साथ वो विवाह करें, जिसके बाद उन्हें, जिस कारण से उन्हें पुर्तगालियों का यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या बढ़ाने का काम किया। जिससे के बाद उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ गोवा को भी किया था, बीजापुर के सम्राट जो थे उनसे गोवा को भी यहाँ पर जीता था। उसके बाद जो आते हैं गवर्नर, उनका नाम था नीनो दो कुन्हा। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पुर्तगालियों ने पहला कैपिटल कोचीन को बनाया था, तो नीनो दो कुन्हा ने कोचीन को कैपिटल से चेंज करके गोवा शिफ्ट कर दिया था। जो गोवा इससे पहले अल्बुकर्क ने जीता था, वहां पर उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों का जो राज्य है वो इसी तरह से व्यापार वहां पर होना शुरू हो गया। लेकिन जब 1612 आया ईस्वी, तब उस वक्त एक बैटल होती है, बैटल ऑफ स्वाली, जो कि सूरत के आसपास का एरिया है। यहां पर उन्हें ब्रिटिश के साथ युद्ध होता है उनका, और ब्रिटिशर्स ने क्या करते हैं कि पुर्तगालियों को हरा देते हैं। जिसके बाद पुर्तगाली जो है वो गोवा तक ही सीमित रह जाते हैं। जिसके बाद 1961 तक ये गोवा में ही रहते हैं। उसके बाद जो आते हैं, जब चूंकि अब पुर्तगालियों ने काफी ज्यादा, आप देखेंगे कि 100 साल तक, शुरुआत के 100 साल तक केवल और केवल पुर्तगाली जो थे वही यूरोप से भारत का व्यापार कर रहे थे। किसके थ्रू? सी रूट के थ्रू। उसके बाद जब चूंकि पुर्तगालियों ने क्या किया था कि पूरे यूरोप में ये बात फैल चुकी थी तब तक कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है उस टाइम पे, कि वहां पर व्यापार करना काफी जो है वो लाभदायक है यूरोपियंस के लिए। तो उसके बाद यूरोप के जो बाकी देश थे वो भी भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसके कारण जो आते हैं अगले, वो होते हैं डच। डच जो है वो आना शुरू करते हैं कब? 1602 ईस्वी में डच में कॉर्नेलियस दी हॉर्समैन, इनके द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है डच में। उसके बाद वो लोग आते हैं भारत में। जब आते हैं तो उन्हें अपना पहला जो अपना कंपनी एस्टैब्लिश की थी, जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी, वो था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1605 में वो अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी फैक्ट्री को बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद पुलिकट में 1610 में, सूरत 1616 में, पीपली, याद रखिएगा ये बंगाल के एरिया में पहला उनका फर्स्ट जो है वो कंपनी स्थापित होती है पीपली में 1627 में। और बिहार में, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम हमको देना है, तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पटना।
क्योंकि पटना जो है उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी के एरिया में ही आता था, तो वहां पर यूं कहे कि पटना एरिया में भी डच ने 1638 में अपना कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, वो अपने फैक्ट्री को बैठाते हैं वहां पर। जब डच अपनी फैक्ट्री को बैठा रहे थे उस वक्त ब्रिटिशर्स के साथ उनकी फिर से युद्ध होती है। डच भी अब सीमित होने लगते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स, हम लोग जानते हैं कि लास्ट में केवल ब्रिटिशर्स ही बचते हैं और वही हमारे देश पे पूरी तरह से अपना अधिकार रखते हैं। तो इसमें भी होता क्या है कि बैटल ऑफ बेदारा होता है, जो कि हुगली के पास एरिया है। क्योंकि अब तक जब बंगाल में उन्होंने फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था अपने, तो उसके बाद से हुगली जो है वो भी काफी ज्यादा केंद्र माना जा रहा था व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो ब्रिटिशर्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट था, आगे जाके हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट था। तो उनके साथ उनका एक बैटल ऑफ बेदारा होता है जो डच के साथ होता है 1759 में, जिसमें ब्रिटिशर्स उनको हरा देते हैं डचों को। उसके बाद उससे पहले इंपॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर कि डच और पुर्तगीज के बीच में भी फाइट होती है, जिसको पुर्तगीज को हराकर वो फोर्ट विलियम 1663 में कोचीन के आसपास में फोर्ट विलियम की भी बनाते हैं, वहां पर डच बनाते हैं। और उसके जब बैटल ऑफ बेदारा में वो ब्रिटिश के द्वारा हार जाते हैं, तो वो भी फिर अपना धीरे धीरे कंपनी को अपने साइड में करना शुरू कर देते हैं, और इनका फोकस जो होता है वो इंडोनेशिया के साइड में भी ज्यादा होने लगता है उसके बाद। तो भारत से फिर ये दूर होते चले जाते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आते हैं हमारे देश में, वो होते हैं ब्रिटिशर्स, जो हम लोग जानते हैं कि आने वाले अगले 200 साल तक वो फिर भारत पे ही राज्य करते हैं। तो ये आते कब है? 1608 में। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ब्रिटेन में फर्स्ट जो होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म होती है वहां पर ब्रिटेन में। उस वक्त जो वहां पर क्वीन थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, वहां पर क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम की थी। उन्होंने ब्रिटेन में एक मतलब एक कंपनी की स्थापना करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि उस वक्त क्योंकि 1600 ईस्वी जब आए थे वो, तो उसी वक्त ब्रिटेन के राजा भी थे वहां पर, चार्ल्स प्रथम, ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स फर्स्ट। उन्होंने अपना पहला राजदूत भेजा था हॉकिंस। हॉकिंस जो थे वो आए कहां पर? जहांगीर के कोर्ट में। क्योंकि अब उनको व्यापार करना था, कंपनी तो फॉर्म हो चुकी थी, तो अब उनको क्या करना था? व्यापार करना था भारत के लिए। उसके लिए उनको कंपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना था, यहां पर फैक्ट्री बैठाना था। इसके लिए चार्ल्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा था पहली बार, कहां पर? जहांगीर के कोर्ट में 1608 में। उनसे यह कहकर कि काफी ज्यादा उनको मतलब गिफ्ट्स वगैरह दिए थे उन्होंने, और उसके बाद उनको कहना यह था कि वो चाहते थे कि फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाए वहां पर। लेकिन चूंकि जहांगीर पे और उस वक्त पोर्तुगीज का काफी ज्यादा दबाव हो चुका था, मतलब भारत पे उनका व्यापारी दृष्टिकोण से काफी ज्यादा प्रभाव हो चुका था, तो उस प्रभाव में आकर जहांगीर जो है वो उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि देखिए फैक्ट्री तो नहीं हो सकता उस टाइम पे एस्टैब्लिश, तो उस वक्त होता तो नहीं है फैक्ट्री एस्टैब्लिश। बट क्योंकि 1608 में जब ब्रिटिशर्स ये सोच चुके थे कि उनको यहां पर फैक्ट्री लगाना है, तो उन्होंने फिर कैप्टन बेस्ट को भेजा था, ध्यान दीजिएगा, कैप्टन बेस्ट को। और उसके बाद उनका पोर्तुगीज के साथ युद्ध होता है, जो हम यहां पर देखे थे बैटल ऑफ स्वाली, ये सूरत के आसपास का एरिया है। तो ये सूरत में ही अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि वो जहांगीर नहीं उसको दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जहांगीर का प्रभाव होता है पोर्तुगीज का प्रभाव होता है जहांगीर पे, तो वो फैक्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से स्वाली में उनका युद्ध होता है ब्रिटेन के साथ, और उस वक्त जो कैप्टन थे वो कैप्टन बेस्ट थे। अब ये क्या करते हैं कि ये पोर्तुगीज को हरा देते हैं। अब जहांगीर के सामने ये हो गया कि चूंकि ब्रिटेन जो है वो पावरफुल हो चुका है, अब पावरफुल है, तो इसलिए जहांगीर फिर उनको बोल देते हैं कि ठीक है आप अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लीजिए। इसी के तुरंत बाद क्योंकि 1612 ईस्वी में ये बैटल ऑफ स्वाली होता है, तो उसके तुरंत बाद 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री को सूरत में एस्टैब्लिश कर दिया था। अब जब फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश हो चुकी थी, तब फिर उसके बाद जो है जो चार्ल्स प्रथम थे वो 1615 में फिर से अपने एक और राजदूत सर थॉमस रो को भेजते हैं, और इस वक्त ये कहते हैं इनको कि आप चूंकि अब मेरा फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो चुका है, और धीरे धीरे ब्रिटेन चूंकि मन बना चुका था कि उनको फैक्ट्री यहां पर बहुत ज्यादा व्यापार करनी है, क्योंकि उसको लाभ दिख रहा था भारत के साथ व्यापार करने को, उनको काफी ज्यादा लाभ दिख रहा था। तो वो वहां पर क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स फिर से आते हैं, भेजते हैं थॉमस रो को, फिर से वही आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। फिर वो बोलते हैं कि अब हमको ऐसा कीजिए कि हमको सूरत में, हम पूरे इंटायर मुगल एरिया पे हम चाहते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री को लगा सके किसी भी तरीके से। तो उसके बाद जहांगीर फिर से उनको
ये दे देते हैं कि हाँ आप लगा सकते हैं पूरे इंटायर में। यहाँ पर फरमान जारी होता है जहांगीर के द्वारा और बोला यह जाता है कि फैक्ट्री इंटायर इन मुगल एरिया में आप कहीं भी जाके फैक्ट्री को लगा सकते हैं। तो उसके बाद अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर यह है कि सूरत में जब वो चूंकि 1608 में वो फैक्ट्री लगा नहीं पाते हैं तो उसी के बाद वो मसूलीपट्टनम चले जाते हैं और वहां पर अपना टेम्पोररी फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में 1611 में टेम्पोररी फैक्ट्री, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री जो है वो लगती है सूरत में ही। 1613 में परमानेंट फैक्ट्री लगती है, ध्यान दीजिएगा। तो वहां हो गया। अब ब्रिटिशर्स के साथ अब फिर ये अपने व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और चूंकि हम लोग जानते हैं कि उसके बाद 200 साल तक वो लोग पूरी तरीके से व्यापार करते ही जाते हैं और व्यापार क्या वो लोग तो पूरे कब्जा कर लेते हैं पूरे भारत पे। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और है 1662, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे चार्ल्स सेकंड थे जिनका जो शादी है वो पोर्टुगीज के मतलब उनकी जो क्वींस थी, जो प्रिंसेस थी, उनके साथ उनका विवाह होता है और उनको दहेज में बॉम्बे मिल जाता है। जब चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दहेज में मिलता है तो वो क्या करते हैं, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब आप इसको संभालिए। तो चार्ल्स द्वितीय फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। बॉम्बे भी क्या होता है कि अब एरिया उनका अपने अंडर में आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। अभी तक केवल कंपनी ही रहती है, बाद में फिर हम देखेंगे कि 1857 के बाद फिर जो है वो ब्रिटेन अपना कंपनी हट के फिर क्राउन आ जाता है। उसके बाद जो होता है वो आगे का कहानी है, तो उसको हम फिर किसी और वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ के बाद ब्रिटिश के बाद आते हैं डेन्स। अब डेन्स जो है एक छोटा सा देश था, वहां पर वो लोग भी आते हैं व्यापार करने के लिए। तो वो अपना व्यापार करने आते हैं, कहां पर आते हैं, फर्स्ट टाइम तंजौर जिले में ट्रांसपोवर एक एरिया था, वहां पर वो आते हैं, अपना फर्स्ट फैक्ट्री लगाते हैं 1616 में। उसके बाद सेकंड जो है 1676 में बंगाल के सीरमपुर में लगाते हैं एरिया में, यहाँ पर भी लगाते हैं। लेकिन चूंकि उनका व्यापार जो है वो उतना होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं फिर 1745 में पूरी फैक्ट्री को अपने ब्रिटिश के साथ बेचकर वो वापस यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 1616 में आए थे ब्रिटिश, तब इसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे फ्रांस के एरिया से। फ्रांसीसी जो आते हैं वो आते हैं 1668 में, और उससे पहले फ्रांस में एक ईस्ट ओरिएंटल या जो कहें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है फ्रांस में 1664 में। अब वो भी व्यापार करने के लिए भारत आते हैं। उसके बाद फर्स्ट अपना फैक्ट्री लगाते हैं 1668 में, सेकंड फैक्ट्री 1659 में, 1669 में आप अपने सेकंड फैक्ट्री लगाते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है फ्रांसीसी के साथ, चूंकि फ्रांस अब आ चुका है तो फ्रांस का ब्रिटेन के साथ काफी ज्यादा कोलैप्स होता है। वो लोग ब्रिटेन और उनका काफी ज्यादा चल रहा होता है, क्योंकि यूरोप के जो बैकग्राउंड है उसमें आप समझेंगे कि यूरोप में भी जो होता है वो उन लोग का आपस में नहीं बन रहा होता है। तो इसको लेके इंडिया में भी इनका स्टार्ट हो जाता है वॉर, और इसी के साथ इनका जो पहला वॉर स्टार्ट होता है वो होता है प्रथम कर्नाटिक वॉर में। जो कर्नाटिक एरिया था उसको ब्रिटेन यूरोपियंस थे वो कर्नाटिक एरिया कहते थे उस एरिया को। तो वहां पर उनका प्रथम वॉर होता है 1746 से लेकर 1748 तक, जिसमें कि ये जो प्रथम जो है उसमें स्टार्टिंग में एक संधि होती है एक्सल चैपल, ये संधि होता है, इसके साथ वो प्रथम कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से सेकेंड वॉर होता है, क्योंकि अब दोनों को अपना आधिपत्य लगाना था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए फिर सेकेंड वॉर हो जाता है 1759 से लेके 39 से लेके 1754 तक, जो भी एक खत्म होती है पौंडीचेरी के ट्रीटी के साथ। इसके बाद फिर पौंडीचेरी दे दिया जाता है उन लोगों को, फ्रांसीसी लोगों को। उसके बाद फिर से फ्रांसीसी को मतलब क्या कहेंगे, फ्रांसीसी फिर से अब आधिपत्य दिखाने के लिए फिर से एक और वॉर लगता है वॉन्डी वॉश का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि थर्ड वॉर जब हो रहा होता है तो 1756 से लेकर 1763 के बीच में होता है। लेकिन उसी वक्त लगभग 60 के आसपास में 1760 में एक वॉर होता है वॉन्डी वॉश का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वॉर होता है ये ब्रिटिशर्स को पावरफुल बना देता है, सबसे ज्यादा पावरफुल, अब फ्रांसीसी को कमजोर कर देता है। अब इसी बीच में याद रखिएगा कि इनके बीच में डुप्लेक्स भी आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो गवर्नर थे फ्रांसीसी के वो भी आते हैं यहाँ पर, इनका भी नाम इसके बीच में आता है। लेकिन मॉन्टी वॉश का जो युद्ध होता है इसके बाद यही सबसे डिसाइसिव युद्ध होता है, और इसके बाद फ्रांसीसी जो होते हैं वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर करके ये वापस अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। और ये जब संधि होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि पेरिस की संधि होती है, जिसके बाद सारा अधिकार एकमात्र ब्रिटिशर्स के पास होता है और ब्रिटिशर्स पावरफुल बनके यहां से निकलते हैं। यहां के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से भारत पर अब अधिकार बनाना शुरू कर देती है, और यहां से लेके फिर आगे कहानी चलता है फिर 1857 तक, जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चल रही होती है। उसके बाद क्राउन आता है, फिर लास्ट में 1947 में जाके हमारा देश आजाद होता है। तो चूंकि ये था पूरा हमारा कहानी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो मतलब यूरोपियंस जो होते हैं वो भारत में
क्रम सर्कस हम यहाँ पे दिखाए आपको कि क्रमवार किस तरीके से ब्रिटिशर जो होते हैं मतलब यूरोपियंस जो होते हैं वो भारत में आते हैं और इसके बाद व्यापार करते हैं और फिर किस तरीके से ब्रिटेन जो है वो अंतिम में पावरफुल बन के निकलता है और लास्ट में 200 साल तक अगले 200 साल तक ये हम पे अधिकार बना के रखता है, हम लोग को गुलाम बना के रखता है। तो ये था हमारा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम आपको समझा सके एक ही वीडियो में कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको आप डिटेल में आप हम लोग को अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको देने का। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हम लोग को कि इसमें किस टॉपिक पे आपको ज्यादा चाहिए, किस डिटेल में किस टॉपिक पे चाहिए। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।